मैं राजेंद्र सर, विकास कोचिंग रसड़ा बलिया। बच्चों, समय बड़ा कीमती होता है और समय ही इंसान की ज़िंदगी होती है। मैं कहना चाहूँगा कि अर्थ इज लॉन्ग टाइम इज फिल्टिंग। जो व्यक्ति समय के साथ चलता है दुनिया उसी का सलाम करती है। मनुष्य है तो मुश्किलें तो आती ही रहेंगी, लेकिन बच्चों मुश्किलों से हारना नहीं है, मुश्किलों से डट करके मुकाबला करना है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वे ही अच्छे तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। रख हौसला, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, वह मंजिल भी मिलेगा और जीने का मज़ा भी आएगा। तो बच्चों, ये हमको ध्यान रखना चाहिए, मुश्किलों से हारना नहीं चाहिए। आइए टॉपिक पर चलते हैं और ये बात आप याद रखेंगे। चलिए, का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, चित्र के साथ हम लोग देखेंगे। आइए विचार करते हैं। आज का हेडिंग क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, यानी एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चा, यहाँ पर देखिए आप एक गोलीय कोश दिखाया गया है। मेरे हाथ पर जैसा ध्यान रखेंगे, यह जो है बच्चा एक गोलीय कोश है और एक समान रूप से आवेश इसके ऊपर वितरित है। यहाँ धन क्यू आवेश दिखाया गया बेटा। यह धन क्यू आवेश एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित है, जिसकी त्रिज्या क्या रखा गया है, कैपिटल आर रखा गया है। जिस गोलीय कोश का केंद्र क्या है, ओ है। तो एक शब्द में इसको हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि माना कि एक समान आवेशित गोलीय कोश के ऊपर समान रूप से धन क्यू आवेश वितरित है, जिसका केंद्र ओ है और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। जानते बच्चा, इस गोलीय कोश के ऊपर जो वितरित आवेश है, इसके कारण तीन स्थितियों में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जानेंगे। कैसे कैसे जानेंगे, ध्यान रखिए। पहला हम लोग ये जानेंगे कि गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। पहला कंडीशन इसको जानेंगे, जो यहाँ बिंदु P दिखाया गया है, बाहर दिखाया गया है, बाहर क्या होगा। इस दूसरा जो टॉपिक होगा बच्चा, वो ये होगा कि गोलीय कोश के पृष्ठ पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। और तीसरा ये होगा कि गोलीय कोश के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो हेडिंग तो हम लोगों ने जान लिया है ना, और चित्र भी आपको समझ गए हैं ना। यहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या करना है, तीन टॉपिक में हमको जानना है। कैसा कैसा जानना बच्चा, पहला ये जानना, फिर से सुने। माना कि एक गोलीय कोश जिसका केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, और गोलीय कोश के पृष्ठ पर धन क्यू आवेश समान रूप से क्या है, वितरित है। इस गोलीय कोश के बाहर पृष्ठ के किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दूसरा टॉपिक है बच्चा कि इसके पृष्ठ के ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। और फिर तीसरा टॉपिक है आपका कि गोलीय कोश के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। कहीं भी हम ले सकते हैं। सपोज करिए बच्चा कि यहाँ पर हमको इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाननी है, और यही बिंदु क्या होगा, P डैश। इसको मैंने P माना है, ये आपका क्या है, P डैश है। तो आइए हम लोग विचार करें, यहाँ से ध्यान दें बच्चा। यहाँ से विचार कीजिए कि इसको हम अब कैसे क्या करें। तो ध्यान दीजिए, इस गोलीय पृष्ठ से अब यहाँ कुछ दूरी पर मैंने एक बिंदु को ले लिया है। तो गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर बच्चा एक बिंदु हमने P मान रखा है, और इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको अब जाननी है। ध्यान से सुनिएगा, एक बार में याद हो जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, माना कि गोलीय कोश के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर यह दूरी बच्चा क्या है, तो कैपिटल जो R है वो छोटा है और स्मॉल r क्या है, बड़ा है। तो जहाँ ये पहली स्थिति है, यह दूरी कैसा, मैं यहीं पर दिखा देना चाहूँगा कि R बड़ा है किससे, स्मॉल r से। अब यहाँ पर इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाननी है। ध्यान रखिए बच्चा, आवेश कैसा है, धनात्मक, उसे निकलने वाली बल रेखाएं कहाँ होंगी, बाहर की तरफ होंगी, जो पीछे मैं टॉपिक में पढ़ा करके आया हूँ। तो ध्यान दे करके देखें कि इस पूरे बाहर का जो पृष्ठ हम लेना जा रहे हैं, वो जो है बच्चा R त्रिज्या का एक हम गॉसियन
वृत्त खींचेंगे या ऐसे कह लें गोलीय कोष खींचेंगे, और गोलीय कोष हमने खींच लिया। इस गोलीय कोष का एक छोटा सा अवयव हम लेना जा रहे हैं और वह पृष्ठ पर है लेना चाह रहे हैं बच्चा, और यह पृष्ठ जो अवयव है वो DA है, मतलब छोटा इसका पार्ट लेने जा रहे हैं, वो अवयव है क्या आपका DA है। तो ध्यान रखिए कि धन आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं कहाँ होंगी, बाहर की तरफ होंगी। तो जरा बताइए वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, और इसका क्षेत्रफल वेक्टर DA भी उसी दिशा में होगा, बाहर होगा। याद है ना, पिछले टॉपिक पर मैंने आपको बताया था कि जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है वह किस तरह से कैसे काम करता है। तो अगर कोई पृष्ठ होता है बच्चा और पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर सदैव ऊर्ध्वाधर कहाँ काम करता है, ऊपर की तरफ काम करता है। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इस पृष्ठ को कैसे रखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल वेक्टर तो सदैव लंबवत ही काम करेगा। तो इस समय इस पृष्ठ पर एक मैंने जो छोटा अवयव लिया है बेटा, वो क्षेत्रफल वेक्टर अवयव DA ई की ही दिशा में होगी। दोनों की दिशा क्या होगी, एक ही दिशा में होगी। जब एक ही दिशा में होगी तो इस छोटे से अवयव DA से होकर के जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो हम रखें माना कि वैद्युत फ्लक्स जो है माना कि बच्चा ये हमारा वैद्युत फ्लक्स फाई ई है। तो कैसे जानते हो, बोलो, क्षेत्र की दिशा तथा क्षेत्रफल वेक्टर का अदिश गुणनफल के बराबर जानते हो। तो ऐसे जानेंगे बच्चा। इसको हम फिर दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बच्चा E इंटू DA, और इसके बीच का कोण 0 डिग्री है, और cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। उस स्थिति में इसको कैसे लिखते हैं बच्चा, तो E इंटू हम क्या लिखें, DA लिखें। तो ये जो है इस पृष्ठ अवयव से हो करके जाने वाला हमने वैद्युत फ्लक्स जान लिया है एक छोटे से अवयव के कारण। लेकिन हम इसके संपूर्ण पृष्ठ से हो करके जाने वाला वैद्युत फ्लक्स को जानेंगे। तो हमको एक लाइन लिखना पड़ेगा ना। तो क्या लिखूं बच्चा, हाँ, गोलीय कोष गॉसियन के संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कहेंगे बच्चा। तो यहाँ रखें जो छोटा वाला अवयव लिए है उसको हम छोटा हम मान रहे हैं फाई है, वैद्युत फ्लक्स का है। अब संपूर्ण पृष्ठ ले लेंगे तो उसको हम कहेंगे बच्चा फाई ई कहेंगे। अब ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, बंद पृष्ठ है ना, तो बंद पृष्ठ के लिए समाकल माने योग होता है। और पीछे मैं पढ़ा करके आया हूँ कि एक बंद समाकल होता है, एक समाकल होता है, उसको कैसे लिखा जाता है, तो E इंटू क्या लिखना चाहिए बच्चा, DA लिखना चाहिए। अब देखिए बच्चा, जो आपका वैद्युत क्षेत्र है ना, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र जो है ना वह इसके पृष्ठ पर समान रूप से जो है लगता होगा, क्योंकि हर जगह इसकी त्रिज्या क्या है, समान है। तो इस गोलीय कोश के बाहरी पृष्ठ पर इसका वैद्युत क्षेत्र हर जगह क्या होगा, समान होगा। इसका मतलब कि तब यहाँ पर E क्या होगा बच्चा, नियत है या नियत होगा, क्योंकि समान रूप से है ना, तो नियत होगा। उस स्थिति में इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चा, तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर के जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब E को हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि नियत है, और इसको हम ऐसे इसको दिखा रहे हैं। अब यह क्या है, तो जैसा ध्यान दीजिएगा। अब संपूर्णता की बात आ जाएगी, तो इस संपूर्णता को अगर हम A कहेंगे तो गोलीय कोश का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। उस स्थिति में तो फाई E बराबर E इंटू, अब इसको थोड़ा सा यहीं पर दिखा लेते हैं, चूँकि यहीं पर दिखा दो बच्चा, क्योंकि फिर बाहर से लिखना पड़ेगा। हाँ, बंद समाकल ये है बच्चा, बंद समाकल DA किसके बराबर होगा, A के होगा, और गोलीय वक्र पृष्ठ कोश का वक्र पृष्ठ देखेंगे वो होगा 4 पाई r का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब जरा बताइए यहाँ पर हम क्या लिखें, A लिखें। जब A लिखेंगे तो इसकी A की जगह पर क्या हम 4 पाई r स्क्वायर नहीं लिखेंगे। तो ऊपर देखते हैं, तो इस गोलीय कोश के संपूर्ण पृष्ठ से होकर के जाने वाला जो हमारा बच्चा वैद्युत फ्लक्स को फाई ई होगा वो कैसा रूप धारण कर लेगा, तो E इक्वल टू 4 पाई r का स्क्वायर, और माना कि समीकरण नंबर का हो गया 1 हो गया। बच्चा यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया है कि इस
गोलीय कोश के संपूर्ण पेश से होकर के जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। लेकिन पीछे आपको याद है ना, गॉस की प्रमेय आपको याद है, गॉस का प्रमेय याद है किसी को? नहीं ना, फिर से ध्यान से सुने गॉस की प्रमेय, क्योंकि बार बार वैद्युत क्षेत्र के लिए यहाँ गॉस का प्रमेय का नियम जो है हमको जानना पड़ रहा है, इसलिए फिर से मैं बोल देना चाहता हूँ, उसको फिर से याद करें, ध्यान रखें कि किसी बंद काल्पनिक पेश से होकर के जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का Q बटा एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ठीक है बच्चा, तो ये हम लोग पढ़ कर क्या है, तो मैं सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूँ गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय तो बोलो बच्चा क्या है, फाई ई बराबर, ठीक है, Q बटा क्या होता है, एप्सिलॉन 0 गुना होता है, और यही समीकरण नंबर क्या है, 2 है। तो ध्यान दीजिए, ये है आपका समीकरण नंबर 1 और दूसरा है आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हम तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो इस सूत्र में समीकरण नंबर 1 में देखो बच्चा, यहाँ पर ये आपका छुपा हुआ है, यह दोनों समीकरण 1 और 2 दोनों समीकरण क्या है, आपस में बराबर है, और इसको हम तुलना करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसके लिए तब हमको लिखना पड़ेगा ना एक लाइन, वो क्या लिखना बच्चा, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा किससे बच्चा, 2 से, तो मिला लीजिए। अब जरा बताइए इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं ना, तो लिखिए, तो क्या है बच्चा, E इंटू 4 पाई R का स्क्वायर इक्वल टू Q बटा में एप्सिलॉन 0। अब यहाँ से निकालिए मान, यहाँ से तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बटा में एप्सिलॉन 0, और ये आपका बच्चा 4 पाई यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और देखिए इसको निकाल करके बाहर रखते हैं, ये है Q बटा में R का स्क्वायर, ठीक है। तो जानते हैं यह सूत्र जो है आपको मिल करके यहाँ मिला कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R का स्क्वायर, और इसे हम कहेंगे समीकरण नंबर 3। तो देखिए ना, संपूर्ण पेज से होकर के जाने वाला वैद्युत फ्लक्स मिला, फिर दूसरा समीकरण हमारा गॉस की प्रमेय से मिला, समीकरण 1-2 को हमने मिलान कराया, मिलने से जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिली, और ये मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यह 1 बटा पीछे में पढ़ा के आया हूँ, ध्यान है ना, इसी को क्या कहते हो, के नियतांक है, तो इसका मान क्या होता है, याद है 9.0 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर होता है बच्चा। तो ये जो है, इसलिए हम सूत्र में हमेशा ध्यान रखते हैं कि जब हमको न्यूमेरिकल लगाना होता है तो ये हमको पता होना चाहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है, तो यहाँ से जो है जिससे हम नियतांक के रूप में रखते हैं, और यह के होता है, और यह रूप में पूरा होता है 9.0 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर होता है। अब यहाँ से ये सब जो हम लोगों ने जान लिया है, ठीक है, तो अब जरा इस समीकरण नंबर हम 3 पर विचार करेंगे। याद कीजिए मैंने शुरू में क्या पढ़ाया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ध्यान दीजिए उस सूत्र को जरा देखिए, और इस समीकरण नंबर 3 को भी जरा से देखिए, तो क्या आपको महसूस हो रहा है, ठीक वही महसूस हो रहा है जो किसी बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, वह गोलीय कोश के लिए भी उतना ही आ रहा है। इसका मतलब कि इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q का स्क्वायर इस प्रकार व्यवहार करता है, यानी गोलीय कोश के ऊपर वितरित जो हमारा आवेश बच्चा इस प्रकार से व्यवहार कर रहा है मानो इसका संपूर्ण आवेश इसके केंद्र ऊपर स्थित है, यानी यह धन Q आवेश जो है बच्चा, यह पूरे जो पृष्ठ के ऊपर समान रूप से वितरित है। यह कैसा व्यवहार कर रहा है, मानो इसके सभी क्या है, केंद्र पर हैं, यानी तभी की लाइन हमको जानना पड़ेगा कि हमारा गोलीय कोश हाँ, गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोश से बाहर के लिए देख रहे हैं, ठीक वैसे ही व्यवहार करता है मानो इसका संपूर्ण आवेश इसके गोलीय कोश के केंद्र पर स्थित हो। तो ये मैंने बता दिया। आप जो है बच्चा वीडियो को रोक रोक करके आप जो है मेरी बातों को सुनते रहिए और कॉपी में नोट बनाते रहिए, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। और आपको पता है जब मैं पढ़ाऊँ, ध्यान रखिए, जब मैं पढ़ाऊँ मेरा प्रयास रहता है कि आपको 90% यहीं पर याद करा दें। और इसीलिए जितने बच्चे, क्योंकि 33 साल पुरानी मेरी कोचिंग हो गई, आज के डेट में 34वें साल में जुलाई में प्रवेश कर जाएगी बच्चों। ये 34 साल से आपकी, मतलब 33 साल से आपकी सेवा करते हुए हम लोग आ रहे हैं। हमारे टीम में
23 से 24 अध्यापक हैं बच्चों, और यह जो है विशाल कोचिंग रसड़ा के लिए मानी जाती है। और कोई भी ऐसी भारत की मेट्रो सिटी नहीं होगी जहां 10-20 अधिकारी आज के डेट में नहीं हैं। तो यह बहुत पुरानी कोचिंग है और बहुत ही आपको मज़े टीचर मिलते हैं। एक बार में जो है आपको याद कराने की कोशिश करते हैं। आप हर जगह कहीं भी जा कर के पढ़ लीजिएगा, लेकिन एक बार विकास कोचिंग को पढ़ करके जरा से देखिएगा कि यहाँ के टीचर किस प्रकार से कैसे पढ़ाते हैं। तो वेल एजुकेटेड टीचर आपको मिलेंगे और बहुत ही जो अनुभवी टीचर मिलेंगे, क्योंकि 33 साल पुरानी कोचिंग को अभी भी जो है कितने लोगों की सर्विस लग गई, चले गए टीचर लोग इसके पीछे, लेकिन आज भी जो है उस तरीके के टीचर का जो है चयन करती है विकास कोचिंग, जो बिल्कुल ही जो है स्पष्ट हो पढ़ाने में, जिसके पास अनुभव से भरा हुआ हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी से कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जानते हैं यह अगर आपका सुनहरा समय निकल गया तो फिर आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। इसलिए चयन करने के लिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गुजरा हुआ समय फिर दोबारा आपको नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं। तो ये सूत्र तो आपको पता चल गया ना कि गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये सूत्र तब था जब स्मॉल आर बड़ा था किससे, कैपिटल आर से। तो ये सूत्र हम लोगों ने जान लिया। अच्छा, अगर गोलीय कोश का पृष्ठ आवेश घनत्व छोटा सिग्मा है, पृष्ठ आवेश घनत्व याद है ना पीछे टॉपिक से, तो ध्यान दीजिए, यदि गोलीय कोश का पृष्ठ आवेश घनत्व छोटा सिग्मा है तो छोटा सिग्मा किसके बराबर होता है बच्चा, पृष्ठ आवेश घनत्व, तो बोलो Q बटा में A। और A के लिए अभी मान हम दिखवाए थे ना, इसके लिए क्या था, चूंकि A किसके बराबर था, 4 पाई R का स्क्वायर था ना, तो इस तरह। तो अब चूंकि तब हम Q बराबर या करके दिखाइए, अतः कर दीजिए, अतः Q बराबर क्या हो बच्चा, छोटा सिग्मा, और यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई R का स्क्वायर। तो यदि गोलीय कोश का पृष्ठ आवेश घनत्व तो क्या है, छोटा सिग्मा है ना, तो छोटा सिग्मा किसके बराबर होगा, Q बटा में A, और A गोलीय कोश का ये क्षेत्रफल है बच्चा। तो इस प्रकार से 4 पाई R का स्क्वायर इस तरीके से हमने रख लिया। अगर इसका हम प्रयोग इस सूत्र नंबर 3 में करें तो क्या होगा, यानी Q का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, यहाँ दिखा रहे बेटा, ये हो गया ना आपका Q का मान किसमें, समीकरण 3 में। जैसे ही आप Q का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और Q बटा में क्या था, स्मॉल r का स्क्वायर। इस Q की जगह पर रखेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, और Q के लिए होगा बच्चा छोटा सिग्मा 4 पाई R का स्क्वायर हो जाएगा का बटा में। तो हाँ ध्यान रखेंगे बच्चा, ये गोलीय कोश की बात हो रही है, यहाँ पर हम स्मॉल r नहीं बल्कि कैपिटल R का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गोलीय कोश की त्रिज्या कितना है, कैपिटल R है, तो हम R के रूप में ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये बच्चा R का स्क्वायर, ये हो गया आपका R का स्क्वायर। तो ध्यान रखेंगे, और ये नीचे क्या था, स्मॉल r का स्क्वायर, ये सूत्र के साथ आ गया, ठीक है ना। तो आप विचार करें, 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और देखिए पृष्ठ आवेश घनत्व और ये आपका एप्सिलॉन 0 एक तरफ रखते हैं, तो सजा करके लिख रहे हैं। तो E बराबर मुझे क्या लिखना चाहिए, छोटा सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 कैपिटल R का स्क्वायर बटा में स्मॉल r का स्क्वायर। ये तब है जब हमें इस गोलीय पृष्ठ का ये, हाँ, यदि गोलीय कोश का पृष्ठ आवेश घनत्व तो पता है, और ये मैंने दे दिया समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 4 से हम गोलीय कोश के पृष्ठ आवेश घनत्व ज्ञात करने पर या होने पर हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और ये सूत्र हमको यहाँ से समीकरण नंबर 4 से मिला है। सूत्र बिल्कुल याद रखिएगा, कब कब किन किन परिस्थितियों में, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल हल कराऊंगा उस समय जो है ये सारा सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो इस समीकरण नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने बच्चा ये जान लिया है कि इस गोलीय कोश के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होगी। यदि गोलीय कोश का पृष्ठ आवेश घनत्व छोटा सिग्मा है तो उस स्थिति में किस प्रकार से क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो समीकरण नंबर 3 भी जाना, समीकरण नंबर 4 भी जान लिया, और इस तरीके से अब हमको पता चल चुका है कि किसी बिंदु
ओ से स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतने के बराबर होगी। अब दूसरा टॉपिक क्या था आपका, क्योंकि 3 टॉपिक आपको जानना था ना, एक गोले के केंद्र से बहुत दूर यानी गोलीय कोश से दूर जानना था। अब हम जानने चल रहे हैं बेटा, वो है आपका गोलीय कोश के पृष्ठ पर। देखिए ना, दूसरा कोश के पृष्ठ पर जानना है। जैसे कोश के पृष्ठ यानी एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, यानी हम कोश के पृष्ठ पर जाने तो जरा बताइए उस स्थिति में क्या होगा। तो जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर के बराबर होगा। जब कैपिटल आर के बराबर होगा तो बच्चा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 स्थितियों में जाने थे ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटा में R का स्क्वायर था जब बाहर वाला, आप कैपिटल R ले लेंगे ना तो ये हो जाएगा कैपिटल R। और दूसरा सूत्र क्या जाने थे, याद आया आपको? आपने इसी के साथ सूत्र भी जाना था, अलग करके लिख देते हैं, आपको अलग अलग याद रहेगा। तो बच्चा यह कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र है, जहां त्रिज्या जो होगी इसकी वो जो है कैपिटल R के बराबर होगी। और ये सूत्र नंबर हमने दे दिया, पीछे 5 था, 4 था, 5 हो गया। अब इसी में एक और सूत्र था ना आपका, या करके जब गोलीय का पृष्ठ आवेश घनत्व तो आपको पता था, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आपको याद होगा सूत्र, पीछे तो मैं लिखा हूँ ना। वो कैसा था बताओ, छोटा सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0 कैपिटल R का स्क्वायर और स्मॉल r का स्क्वायर था। अब स्मॉल r स्क्वायर के जगह पर अब गोलीय कोश की त्रिज्या के बराबर होगा बच्चा, और ये होगा r स्क्वायर। तो देखिए r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो उस स्थिति में केवल छोटा सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 6। तो बच्चा ये हो गया समीकरण नंबर 5 और ये समीकरण नंबर 6। यह समीकरण नंबर 5 और 6 आपको क्या बताता है, कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उस स्थिति में स्मॉल r जो है सूत्र से जो हमने प्रयोग किया था, तो स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह दूरी क्या थी, स्मॉल r वाली दूरी थी। लेकिन अब कोश के पृष्ठ पर ही हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। तो उस स्थिति में इसकी जो त्रिज्या होगी बच्चा, वह जो है किसके बराबर होगी, कैपिटल R के बराबर होगी। तो फिर हम ये समीकरण नंबर 5 दिखा दिया। और फिर जब पृष्ठ आवेश घनत्व तो जब हमको पता रहता है, उस स्थिति में बच्चा E बराबर इतने के बराबर, तो ये हो गया आपका छोटा सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0। तो ये हम लोगों ने 2 स्थितियां जान ली। कौन कौन? पहला स्थिति कि गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा जाना क्या बच्चा, कहीं भी किसी भी पृष्ठ पर, अगर मान लीजिए यही पृष्ठ था तो यहाँ से यहाँ तक की जो है हमको जाननी थी, तो इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ भी हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोगों को जानना है कि गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसा ध्यान रखिए, यहीं से मैं बता देना चाहूँगा। यह जो है आपका लंबा टॉपिक नहीं होगा, बस इतना ही जानते हैं। यह धन आवेश है ना, इसकी वैद्युत बल रेखाएं कहाँ जा रही हैं, बाहर जा रही हैं। याद आया आपको, धन आवेश होता है तो इससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं कहाँ होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं। तो जरा विचार करके देखिए कि वैद्युत बल रेखाओं के कारण ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अगर नहीं है वैद्युत बल रेखा तो उसके अंदर कोई आवेश होगा तो वो काम नहीं करेगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तब काम करेगा बच्चा उस स्थिति में। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि इसके भीतर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाओं के कारण हुआ करता है, तो इस कोश के भीतर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। अगर वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो क्या होगा, तो तीसरा टॉपिक में उठा रहा हूँ। अगर वैद्युत क्षेत्र ही नहीं होगा तो कोश के भीतर, एक लाइन में लिखते हैं बच्चा, कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानेंगे। कोश के भीतर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, क्योंकि लिख देते हैं बच्चा, कोश के भीतर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। क्यों नहीं, अभी समझाए ना, वैद्युत क्षेत्र क्यों नहीं है, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं कहाँ जा रही हैं, बाहर जा रही हैं। तो कोश के भीतर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, अतः कोश के भीतर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, डायरेक्ट में लिख देता हूँ, शून्य होगा। ठीक है बेटा, तो ये हम लोगों ने जान लिया। तो इस एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बाहर क्या होगी, इसके पृष्ठ पर क्या होगी। तो बाहर के लिए समीकरण नंबर पहला वाला में से जान लेंगे, दूसरा तीसरा कैसे कैसे हुआ है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। और कभी भी आपको फिजिक्स के लिए, इंटरमीडिएट फिजिक्स के लिए किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे आपका थ्योरेटिकल हो, तो आप जो है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हिचक ना करते हुए मेरे नंबर से फ़ोन करके इंटरमीडिएट फिजिक्स से कोई भी चीज़ अगर आपको पूछना है तो बेधड़क आप कभी पूछ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें। इस लॉकडाउन में जो है आपको लगातार पढ़ाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि आगामी हमारी जो परीक्षाएं होंगी तो जब हमको अच्छी जानकारी होगी बेटा, तभी हम जो है अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और मैं आप सभी लोगों को, विकास कोचिंग परिवार के सभी टीचर लोगों की तरफ से आप लोगों को जो है मैं शुभ आशीर्वाद देता हूँ। आप सुखी में रहिए, खुश रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। ओके।